बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्पीकर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ किए गए हैं, तो मैं इस पे अपोजिशन का एक तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो इसमें बहस में आई है वो एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग के ऊपर आई है। ये बात बिल्कुल सही है जनाब स्पीकर कि हमारा जो एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है उसकी जो कारकर्दगी है वो उसके ऊपर एक सवालिया निशान रहा है। और उसकी वजह क्या है? 20 साल हमने जंग लड़ी है वॉर ऑन टेरर की, और मैं जब एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग में जाता हूं और मैंने उनसे पूछा कि 20 साल में क्या कोई वेस्ट में कोई हमारे जो नैरेटिव है, हमारा बयानिया है, वो कहीं उसके हक में कोई किताब लिखी गई? जवाब है नहीं। क्या कोई इंटरनेशनल फिल्म बनी जिसमें हमारा नुक्ता नज़र जो है वो सामने रखा गया हो? जवाब है नहीं। क्या जो इंटरनेशनल अखबारें हैं या इंटरनेशनल टेलीविजन्स हैं उनके ऊपर हमारा बयानिया आता है? जवाब है नहीं। उसकी वजूहात क्या है? उसकी बहुत वजूहात हैं। पहला तो जाहिर है जनाब स्पीकर, इस वक्त हमारा एक्सटर्नल पब्लिसिटी का जो बजट है वो 4.5 करोड़ रुपया है, और उसके मुकाबले में हिंदुस्तान का एक्सटर्नल पब्लिसिटी का बजट 21 अरब रुपया। और मैं इसमें हॉलीवुड का वो अलहदा बजट अभी शामिल नहीं कर रहा, जो वो बॉलीवुड और हॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं और जिस तरीके से वहां पे खर्चा होता है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों इन्फो लैब पकड़ी गई, जिसमें पता चला कि 845 से ज्यादा जाली वेबसाइट्स क्रिएट की गई, और उन वेबसाइट से पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल झूठी खबरें इंटरनेशनल मीडिया को फीड की गई। इसमें जो हमारे यहां जो कश्मीर की स्ट्रगल है उसको क्वेश्चन किया गया, हमारे यहां खसूसन बलोचिस्तान सब नेशनलिज्म को सपोर्ट किया गया। और तो और छोड़े जनाब स्पीकर, जब टीएलपी के प्रोटेस्ट हुए तो 3.5 मिनट में 3 लाख से ज्यादा जो ट्वीट्स हैं वो अहमदाबाद भारत का जो आईटी सेंटर है वहां से की गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस किस्म की जंग का सामना है। और ये जो चित्राली साहब बात कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे, जो मौजूदा दुनिया है ये ओपिनियंस की दुनिया है, वॉर ऑफ ओपिनियंस। हम अपनी ओपिनियन, अपना नैरेटिव किस तरह बयान कर सकते हैं, हम अपनी बात किस तरह लोगों के सामने पहुंचा सकते हैं, ये असल लड़ाई है। और ये लड़ाई पाकिस्तान की लड़ाई। और इसका दूसरा जो मामला है वो क्यों यहां पे हम पहुंचे, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करना चाहूंगा। पिछली हुकूमतों ने मुसलसल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के इदारे हैं उनको एक ऐसे महकमे बनाने की कोशिश की जिसका मकसद सिर्फ वोटरों को नौकरियां देना था। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पीटीवी के अंदर 2200 लोग 10 सालों में भर्ती किए गए, और जनाब स्पीकर उनको कैसे भर्ती किया गया? वो डेली वेजेस के ऊपर भर्ती हुए, कोई टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डेली वेजेस से उन्हें एक कमेटी बनी, यहां पे उन्होंने उनको कंफर्म कर दिया। 32 करोड़ रुपया पीटीवी उन लोगों की तनख्वाहें दे रहा है, और उनमें 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनको आप जिम्मे कोई काम लगा सके। आपने पूरी कॉरपोरेशन बिठा दी। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आज मिनिस्टर हूं, हमारे पीटीआई के लोग, हमारे सारे जो मिनिस्टर हैं, हमारे लिए बड़ा आसान है। हम अपने महकमों में अपने हर पोलिंग स्टेशन से 10-10, 15-15 लोग उठाएं, उनको भर्ती कर दें, उसके बाद हम इलेक्टेबल हैं, उसके बाद हमें कोई करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा आपकी एपीपी पूरी बैठ गई, आपकी पीटीवी कॉरपोरेशन आपने पूरी बिठा दी, आपने अपनी रेलवे को पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, आपने पीआईए को बिठा दिया, आपने स्टील मिल को बिठा दिया। और आज इमरान खान की हुकूमत को हर इदारे की बुनियाद से उसकी इमारत खड़ी करनी पड़ रही है। जनाब स्पीकर, यह है वो लेगेसी जो अनफॉर्चुनेटली हमने इनहेरिट की है, और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि हमें अपने इदारों की बुनियादों को मजबूत करने की जरूरत है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने इस बजट में ये कोशिश की है कि हम इस वॉर की तरफ आगे बढ़े। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को बदकिस्मती से जनाब स्पीकर पिछली हुकूमतों ने मुसलसल
सिर्फ रूलिंग पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन बना दिया। हमने इसका जो दर्जा है उसको रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के बजाय स्टेट के स्पोक्स पर्सन के तौर के ऊपर हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। हम इसको एलिवेट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इदारों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगस्त में 14 अगस्त को चूंकि मुहर्रम शुरू हो रहा है, हमारा ख्याल था 14 अगस्त को करेंगे, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला अगस्त के पहले हफ्ते में जनाब स्पीकर हमारा पीटीवी मुकम्मल एचडी हो जाएगा और पहली बार पाकिस्तान के लोग पीटीवी को एचडी के ऊपर देख सकेंगे। इसके साथ एपीपी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जनाब स्पीकर, उसको हम एक मुकम्मल एएफपी और रॉयटर्स की सतह के ऊपर ले जा रहे हैं। उसको हम डिजिटल मीडिया न्यूज एजेंसी क्रिएट करेंगे और एक वर्ल्ड क्लास न्यूज एजेंसी इंशाल्लाह अगस्त में अपना काम शुरू करेगी। तीसरा बड़ा रिफॉर्म आपके सामने इंशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान की प्रोग्रामिंग की सूरत में आएगा, जहां पे आप देखेंगे कि रेडियो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर के ऊपर हम डिजिटलाइज कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगस्त के महीने में रेडियो पाकिस्तान की नई जो प्रोग्रामिंग है वो भी आपके सामने आएगी। जनाब स्पीकर, यहां पर जो कुछ और अहम बातें हुई उनमें एक सबसे अहम बात यह की गई कि हमारे यहां जर्नलिस्ट की जो सेफ्टी है उसको खतरा है। ये एक मुसलसल एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा को सहारा दिया जा रहा है यहां के कुछ एलिमेंट्स की तरफ से। मैं वार्न करना चाहता हूं अपोजिशन को, इनकी जो क्रिटिसिज्म है वो नेक नियति के ऊपर मबनी होगा। हमारे कुछ सहाफी दोस्तों का क्रिटिसिज्म भी नेक नियति के ऊपर मबनी होगा, मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पाकिस्तान की सहाफती तारीख में सहाफियों पर सबसे ज्यादा हमले पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। ये रिकॉर्ड 39 हमलों में 32 सहाफी अपनी जान की बाजी हार गए। मुस्लिम लीग नून के दौर में 18 हमले हुए जिनमें 14 सहाफी अपनी जान की बाजी हार गए और पीटीआई के दौर में 8 हमले हुए हैं। और फर्क क्या है? फर्क यह है जनाब स्पीकर कि तमाम जो पीटीआई के दौर में मुकदमे हुए हैं जिनमें मर्डर्स हुए हैं, तमाम के तमाम में तफ्तीश हुई और तमाम के तमाम में वो जो मामलात हैं उनके मुजरम पकड़े गए और वो अदालतों के सामने। बदकिस्मती से जो 2 सहाफी मर्डर हुए और उनके बारे में हमें अब तक कुछ पता नहीं चल सका, वो एक नौशेरो फरोज में हुआ और एक सखर में हुआ। और मैं अपनी बहुत ही मोहतरम कुलीग शाजिया मरी से कहूंगा, उनसे ज्यादा तो सिंध गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस किसी का नहीं है, तो वो मेहरबानी करें और हमें बताएं कि अजीज और अजय ललवानी का जो मर्डर हुआ उसके कातिल कौन है। और पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी हमसे पूछता है, तो हम शर्मिंदा होते हैं सिंध हुकूमत की इस कारकर्दगी के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि आप ये पता करेंगी और बताएंगी कि ये सारा कुछ जो हुआ ये कैसे हुआ। जहां तक एक ओवरऑल पिक्चर का ताल्लुक है, जो पीडीएमए का जो हम मसवदा बनाना चाहते हैं, जिसमें पहली बात तो ये है कि मेरी बहुत ही मोहतरम कुलीग मरियम औरंगजेब, जिनका मेरा बहुत ही एहतराम है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, आपने एक पूरी कैंपेन चलाई पीडीएमए के ऑर्डिनेंस के ऊपर, बाद में साबित हो गया कि वो फेक न्यूज थी, इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस इशू नहीं हुआ था। सो बहैसियत एक मेंबर नेशनल असेंबली के और बहैसियत एक इंतहाई काबिल एहतराम सियासतदान के, उनको चाहिए यह था कि पहले अपने बड़ा दिल करती और मेरे से और पीटीआई की हुकूमत से माफी मांगती कि मैंने एक फेक न्यूज के ऊपर गलत कैंपेन चलाई। और यही मैं कुछ उनके दोस्तों को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने इश्तिहार भी दिए कि उनको भी चाहिए था कि जब आप फेक न्यूज साबित हो गई तो उसके ऊपर माफी मांगे। अब जनाब स्पीकर, मसला क्या? मसला यह है, फेक न्यूज आती है, मैंने आपके सामने रखी, जो मामलात हिंदुस्तान से चलते हैं, हिंदुस्तान से 3-4 जगह हैं वहां पर ये ट्वीट्स ओरिजिनेट होती हैं, उनको अफगानिस्तान से बूस्ट मिलता है, वो यहां पर आती हैं और हमारे कुछ नादान दोस्त चाहते हुए ना चाहते हुए उसका हिस्सा बन जाते हैं। अभी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त बात कर रहे थे कि पीटीएम के नैरेटिव के ऊपर बात नहीं होती। आपको स्टेट मीडिया की क्या जरूरत है जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपके पीछे खड़ा हो जाता है?
مجھے آپ بتائیے سویس لندن میں ایک ماشاءاللہ پروفیسر صاحبہ یہاں سے گئی ہوئی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے خیبر پختونخوا سے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی روایات کے امین تو ہمارے پیچھے بیٹھے، خیبر پختونخوا کے جو دل جن کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں وہاں پہ؟ لندن میں پاکستان کی امبیسی کے سامنے مظاہرے فرما رہی ہیں، کوئی ان میں پختون شامل نہیں ہے، کوئی ان میں کے پی کا بندہ شامل نہیں ہے، لیکن ان کے رائٹ اپس کو، ان کی گفتگو کو لندن کے ٹاپ میڈیا میں جگہ دی جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے لندن کی اخباریں یا لندن کا میڈیا یہ کام مفت میں کر رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے جو افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف موومنٹ، یہ مفت میں ہو رہی ہے؟ یا امریکہ کے اخبارات میں جب پاکستان کے کچھ لوگوں کے فریڈم آف ایکسپریشن پہ ماشاءاللہ مضامین چھپتے ہیں تو کیا یہ مفت میں چھپتے ہیں؟ نہیں جناب اسپیکر، ہر لفظ کی قیمت دی جاتی ہے، اور کون دیتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے۔ اس لیے ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کے بھاشن نہ دیں۔ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 250 سے زیادہ ہمارے اپنے چینلز ہیں، 43 سے زیادہ بیرونی چینلز ہیں، یہ تمام انڈیپینڈنٹلی یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں حکومت کے اندر، ہمارے ہاں اپوزیشن کے اندر ایک یونانیمٹی ہونی چاہیے ان ایشوز کے اوپر جن کا تعلق پاکستان کے مفاد سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے استعمال نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ جی میں نے پہلے دیا، یہ جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے، نیکسس آف ایول جس کو آپ پاکستان میں کہتے ہیں، مجھے آپ بتائیے، آج ہمارے دوست بات کر رہے تھے، آج جب عمر صالح وہاں پہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان میں اور کچھ ہمارے ہاں جو دوست بات کرتے ہیں ان کی زبان میں کیا فرق ہے؟ کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم ان کی باتوں کو یہاں پہ دہراتے ہیں؟ اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آج انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قیادت عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ مخلص قیادت ایک پاکستان کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم منسٹری آف انفارمیشن کو پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو بیانیہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے، اور اس کے لیے ہم جو بھی تحقیقات گزاشت ہے وہ ہم کریں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بھی بات ہوئی ہے، اور پی ایم ڈی اے کی، ہم پاکستان کے صحافیوں کو وہ سہولتیں دینا چاہ رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہم نے اپنے صحافیوں کو کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنایا ہے، ہم اپنے صحافیوں کو پاکستان کے وزیر اعظم کی ہاؤسنگ انیشیٹوز کا جو ہے وہ حصہ بنا رہے ہیں۔ میں صرف دوبارہ اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے گزارش کروں گا، ذرا ہمت کریں اور بلاول بھٹو صاحب سے کہیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ اس وقت ہیومن رائٹس کمیٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کو کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پاس کریں تاکہ وہ ہمارا حصہ بنے اور ہم اپنے صحافیوں کو اس کا حصہ بنا سکیں۔ تو جناب اسپیکر، میں صرف مختصراً یہی کہوں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حقائق، دامن تو ذرا دیکھ بندیے قبا دیکھ۔ بہت شکریہ جی۔